हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का एक न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 13। और इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम बेटा क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर, ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब सबसे पहले तो हम क्रॉप्स देखने वाले हैं, है ना। क्रॉप्स के बारे में देखने वाले कि कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, कौन कौन से अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं जो हम उगाया करते हैं, कौन से सीजन में उगाते हैं उनको। ठीक है, उन सब की किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या डालते हैं हम, मेन्यूअर्स कौन कौन से डालते हैं जिससे हमारा प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, फिर हम देखेंगे स्टेप्स हाउ टू ग्रो अ प्लांट। प्लांट को ग्रो करने के लिए, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, किस तरीके से हम प्लांट्स को ग्रो किया करते हैं या किया जाता है। ठीक है, ये देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसकी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। एक सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके बीज डालने तक कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, फिर कौन कौन सी चीजें हम डालते हैं जिसकी वजह से हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम देख लेंगे क्या चीजों के बारे में कि हमें प्लांट से क्या क्या वही चीज को हम मैनेज कैसे करें। जो प्लांट हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में हम देखेंगे ऐसी भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे भी फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर। ओके, so let's start chapter number 13, crop production and management. So this is the last chapter of your book, so I'm hoping so the rest chapter which we already discussed is clear to you. आपको बाकियों के बाकी जितने भी चैप्टर हमने इससे पहले जितने भी पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हो। यस, सो चलिए फिर आज अपना इस चैप्टर को शुरू करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Starting with first one, food is the main source of energy for all the living things. Food एक main source of energy है जितने भी living beings हैं उनके लिए। Plants are autotrophs as they make their own food, whereas all other organisms are heterotrophs as they depend upon plants for the food. देखिए, एक autotrophs होते हैं बेटा, एक heterotrophs होती है। autotrophs जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। बट हेटेरोट्रॉप्स वो लोग होते हैं जैसे एनिमल्स, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पे या किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, एंशिएंट ह्यूमन हंट एनिमल एंड गेदर प्लांट्स प्रोडक्ट फॉर देयर कंजप्शन। जैसे ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉप्स है, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है। भले वो किचन में अपना खाना खुद बना रहे, बट किचन में जो बना रहे वो आ कहां से रहा है, प्लांट से आ रहे हैं या एनिमल से आ रहा है। सो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दे आर heterotrophs and only the plants are known as autotrophs. ठीक है, so ancient human hunted animals and gathered plants products for their consumption. During this process they came across the ability of seeds to grow into plants. ठीक है, ये इसकी एबिलिटी थी कि इसकी वजह से हम प्लांट्स में मतलब कैसे हम सीड से पूरा प्लांट बना सकते हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे केम अक्रॉस द एबिलिटी ऑफ सीड्स टू ग्रो इनटू प्लांट। जब वो ये कर रहे थे, जब वो प्लांट्स की चीजें और ये सब, जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम एक सीड से एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। सो afterward this result in the settlement of one place and this few further led to the practice of the production of the crop. ठीक है, सो अब भी हम देखेंगे किस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, सो the practice of growing plant and rearing animal for food, fibers and other useful product is known as agriculture. Agriculture सबसे पहले growing of plants, crop से related है। ठीक है, so growing of crops or plant, or we can say rearing of animals for food, fibers and other useful products is known as agriculture. इसको agriculture कहेंगे। So plant grow on the large scale for human consumptions or use और कॉल क्रॉप्स। इसको क्या कहते हैं, क्रॉप्स, जो लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं। ठीक है, जो वी कैन से जो भी क्रॉप्स लार्ज स्केल पे उगाए, जो भी प्लांट्स लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, दे आर नोन एज क्रॉप्स। ठीक है, सो अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर
that deal with the cultivation of fruit, vegetable, flower and ornaments plant is known as horticulture. इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जो क्या ग्रो करे बेटा, या तो फ्रूट, या तो फ्लावर, या तो वेजिटेबल्स ग्रो किया जाता है, इसी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। Next, due to increase in human population, the demand of agriculture product has also increased. आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारा डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। अब लोगों सबको खाना चाहिए। पहले पॉपुलेशन इतनी थी तो सबके लिए खाना सफिशिएंट हो जाता था। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हमें जो खाने की जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अब सबको खाना चाहिए। खाना और पानी तो बेसिक नीड है कि सबको चाहिए। आप रह सकते हो बिना खाना के, एक दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, तीसरे दिन तो चाहिए। So we all need food, okay? So we all need food, so that's why we have to increase our production also. So in order to provide food in a large scale production, regular production, proper management and distribution of food is necessary. क्योंकि अब हमें ये खाना सब तक पहुंचाना है तो इसका proper management and distribution होना बहुत जरूरी है। This has led to a need for implementation of effective measures to increase the crop production and storage. तो इसके लिए इनका क्रॉप प्रोडक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए कि जो हम क्रॉप उगाए उसको प्रॉपरली हम मैनेज भी कर पाए एंड उसको हार्वेस्ट भी कर पाए। ठीक है, सो वी विल सी क्रॉप बेस्ड ऑन द पर्पस। कौन कौन से क्रॉप्स बेटा होते हैं, लेट्स सी। सो क्रॉप्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दे yield. Crops which are grown for food, they are known as food crops. ऐसे क्रॉप जो खाने के लिए उगाए जाए, जैसे आपके सीरियल्स एंड पल्सेस खाने के लिए, फूड के लिए उगाए जा रहे हैं, सो दे आर नोन एज फूड क्रॉप्स। नाउ वी विल सी क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। ये कमर्शियल बिजनेस करने के लिए ग्रो किए जाते हैं, इसलिए इसको कैश क्रॉप्स कहते हैं। ऐसे क्रॉप जो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। फाइबर्स क्रॉप्स आर लाइक कॉटन, रबर, जूट, शुगर केन एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप। तो इन ये एग्जाम्पल्स बेटा किसके हैं, आपके कैश क्रॉप के, जो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं। सो कॉटन हो, जूट हो, रबर हो, शुगर केन हो, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे कैश क्रॉप के। एंड फूड क्रॉप के एग्जाम्पल है सीरियल एंड पल्सेस। अब और टाइप की भी चीजें, ये सब लेट्स सी ये सब क्या है। सबसे पहले सीरियल्स में क्या क्या आ जाएगा, व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, ओट्स एंड बाजरा। पल्सेस में पल्म, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, गोवा, पपाया। फ्रूट्स में प्लम, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, गोवा, पपाया। वेजिटेबल ओनियन, पोटैटो, स्पिनच, पोटैटो, कैबेज, रेडिश, कॉलीफ्लावर, ये सब आ जाएंगे। स्पाइसेस में टर्मरिक, जिंजर, क्लोव, कोरिएंडर, कार्डमम, पेपर, सैफरॉन, ये सब हमारे स्पाइसेस हैं। बेवरेजेस में हमारे टी, कॉफी एंड कोकोआ। ठीक है, नेक्स्ट शुगर में आपका शुगर केन एंड शुगर बीट आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट, ऐसे प्लांट जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। मिंट, डिडली, नाइन शेड्स, बिलेडोना, चिंकोना, ईशान गुल, ओपियम, पॉपी, रोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जूट, जिससे फाइबर्स बनते, जूट, कॉटन, फ्लेक्स, हेम। नेक्स्ट टिम्बर प्लांट लाइक टीक, ओक, मेहोगिनी, शीशम, ये सब टिम्बर क्रॉप्स होंगे। तो ये कुछ अलग अलग क्रॉप्स के डिफरेंशिएशन से कि आपके सीरियल्स में कौन से आते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, बेवरेजेस में, मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई मेक अ स्टार मार्क ऑन इट। ओके, अब देखते हैं बेटा क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो सीजन पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है बेटा, सीजन पे, मतलब वो अलग अलग सीजन्स में ग्रो किए जाते हैं। So crops are also classified into 2 groups according to the season in which they grow. सीजन के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं उन क्रॉप्स को। तो वो कौन कौन से क्रॉप्स है बेटा, सबसे पहले राबी क्रॉप है, फिर खरीफ क्रॉप है। अब राबी क्रॉप कौन से होंगे, these crops are sown in November and harvest in April are known as राबी क्रॉप, जो सर्दियों में उगाए जाते हैं और उनको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल के टाइम पे। उगाए जाते हैं वो आपके अक्टूबर नवंबर में। तो दीज क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून रेन, ये मॉनसून पे डिपेंड ही नहीं करेंगे क्योंकि तब तक तो मॉनसून चले ही जाता है। अब इन क्रॉप्स के नाम पता होना चाहिए बेटा, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड पीस। सो वीट, ग्राम, आपका मस्टर्ड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे राबी क्रॉप की। दूसरा बेटा खरीफ क्रॉप।
ये कौन से क्रॉप्स होते हैं? सो दीज आर द क्रॉप दैट सोन इन जून एंड हार्वेस्ट इन अक्टूबर। ये जून जुलाई में उगाए जाते हैं, मतलब इसमें मॉनसून मिलता है, इनको बारिश वगैरह मिलती है, क्योंकि जून जुलाई में उगाए जा रहे हैं और हार्वेस्ट इनको अक्टूबर में किया जाता है। सो दीज क्रॉप डिपेंड ऑन मॉनसून रेन। ये क्रॉप ऐसे है जिनको बारिश चाहिए होती है, क्योंकि ये मॉनसून पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब जून जुलाई में उगाते हैं और इंडिया में तो जून जुलाई में बारिशें होती है। अब ऐसे कौन से क्रॉप्स है जो रावी क्रॉप खरीफ क्रॉप में आएंगे? रावी क्रॉप तो देख लिया, वीट, पीज, ग्राम, ये सब रावी क्रॉप थे जो नवंबर में उगाए जाते हैं। अब ये तो जून में उगाए जाते हैं। सो इनके एग्जांपल है राइस, मेज, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट आर एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। ये क्रॉप एग्जांपल है बेटा खरीफ क्रॉप की। सो रावी एंड खरीफ इज क्लियर टू यू। अब एक और क्रॉप है जो आपके फैक्टोमीनिया में लिखा हुआ है, दैट इज ज़ैद क्रॉप। सो क्रॉप्स दैट ग्रो बिटवीन मार्च एंड जून, दे आर नोन एज ज़ैद क्रॉप, जो मार्च के टाइम पे उगाए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल्स आर द एग्जांपल ऑफ ज़ैद क्रॉप। ठीक है, तो बीच बीच में जो छोटी छोटी चीजें लिखी होती है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और जो जो बुक में आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज दे रखी होती है ना, वो सब इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मींस ऐसी प्रैक्टिसेस जिसकी हेल्प से हम ये सब प्रोडक्शन, ये सब चीजें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, so cultivation of crop involves several techniques and activities that the farmer has to undertake when crops are sown, harvest and store। मतलब क्रॉप्स को स्टोर, हार्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज लगती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं। So these different practices adopt to grow various types of crops are collective known as agriculture practices। इन्हीं प्रैक्टिस को बेटा हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसकी वजह से हम क्रॉप को ग्रोन करके कर पाते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है बेटा? ये सब होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ द सीड, एडिशनल ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, स्टोरिंग द प्रोडक्ट। ये पूरा होल प्रोसेस होता है एक प्लांट, एक क्रॉप को उगाने का। स्टार्टिंग विथ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्ट तक और स्टोरेज तक का पूरा प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये दिखा तो आप लोगों सिर्फ सेवन मेथड है, ऐसे उग जाता है हमारा क्रॉप्स, नहीं, वी विल सी कि अभी कितनी मेहनत इसमें लगती है। ठीक है, सबसे पहला मेथड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें किस तरीके से फार्मर्स प्रिपेयर करते हैं अपनी सॉइल को, ताकि उनकी सॉइल सबसे, क्योंकि देखिए सबसे पहला मेथड ही अच्छा नहीं हुआ, सॉइल ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पाई, आप कितना भी कुछ कर लीजिए आपका क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, लेट्स सी। तो प्लांट्स ऑब्टेन बोथ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल। ऑफ कोर्स मिट्टी से ही प्लांट्स को अपना सारा न्यूट्रिशन मिलना है, तो मिट्टी उपजाऊ, मिट्टी का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड एंड storage to the plants as the roots bind themselves to the soil particles, hence the right kind of soil is very important for the crop production। अच्छी soil, right soil होना बहुत जरूरी है crop की production के लिए। Plucking and leveling are the techniques used for preparing the soil। देखिए soil को prepare करने के लिए दो techniques होती है, कौन कौन सी? We will see। सबसे पहले plucking, उसको अच्छे से जोत देना, pluck कर देना। देख लो इस तरीके से करते हैं ना, बुलक कार्ट वगैरह का यूज करके। आजकल ट्रैक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी मशीनरीज आ गई हैं। सबसे पहले बेटा प्लकिंग है, मतलब लूजिंग द सॉइल। सो प्लकिंग इज डन टू लूजिंग एंड टर्न द सॉइल एंड प्रोवाइड एरेशन, मींस उसमें हवा आ पाए, उसको अच्छे से जोत दिया, उसमें एरी बना दी उसको। दिस हैपन इन द इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट एंड रिमूव वीड्स। ये सबसे पहले इस प्लकिंग करने से जो वीड्स वगैरह, जो जंगली पेड़ पौधे उग गए, वो हट जाएंगे, रूट्स में अच्छी ऑक्सीजन मिल पाएगी, है ना। इसलिए उसको अंदर जो नीचे की मिट्टी है उसको जोत के अच्छे से निकाली जाती है। सो इट इज नोन एज प्लकिंग। ट्रेडिशनली प्लकिंग इज डन बाय यूजिंग अ वुडन प्लग। पहले वुडन प्लग का यूज किया करते थे, इस तरीके से आप देख रहे हो, इसके नीचे एक वुडन प्लग बांध दिया करते थे। इट हैज अ लॉन्ग वुडन रोड कॉल्ड प्लग शाफ्ट। क्या कहते हैं इसको? प्लग शाफ्ट। ठीक है, there is a handle at one end of the shaft while the other end is attached to the beam which is placed on the neck of the animal that pull the plug। ये यहाँ पे एक वो लगा होता है डंडी सी, जो उसको पुल करने के काम आती है।
So the plug contain a part known as plug shears which has an iron strips that digs the soil. अब यहाँ पे ना एक लोहे की इनकी वो लगी होती है नीचे जो उसकी सॉइल को अच्छे से डिग कर देती है. सो जो लोहे की वो होती है. So we can say dig the soil and loosen it as the animal pulls the plug. Nowadays plugging is done using the implements called cultivators. अब हम कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं सॉइल को प्लग करने के लिए, जोतने के लिए, है ना. अब ये बुलक कार्ट्स का यूज कम किया जाता है. अब आगे हमारे कल्टीवेटर्स. सो दैट आर ड्राइव बाय द ट्रैक्टर्स और टिलर्स. जो के कल्टीवेटर्स किससे चलते हैं? ट्रैक्टर्स से या टिलर्स से. दिस मॉडर्न टेक्निक सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ फार्मर. ऑफ कोर्स, है ना. चलिए अब एडवांटेज देखते हैं. प्लकिंग के एडवांटेज क्या होते हैं? फर्स्ट, losing of the soil particle allow easy growth of roots. ठीक है, तो इससे रूट्स अच्छे से ग्रो कर जाएगा आपका प्लांट. सेकंड, प्लकिंग प्रोवाइड एरिएशन टू द सॉइल which in turn facilitate respiration of root and also help in the growth of bacteria to support decomposition of organic matter. ठीक है. Next, plucking turn the soil and help the minerals rich humus to get mixed in the soil. सॉइल सबसे पहले फर्टाइल बनाने का काम होगा, ह्यूमस को उसमें डालने का काम होगा. ठीक है, ह्यूमस होगी तो दे कैन गेट न्यूट्रिशंस, प्लांट कैन गेट द न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज दस ह्यूमस बिकम्स एक्सेसिबल टू द रूट इजीली. इसलिए रूट्स में ह्यूमस आराम से पहुंच पाएगी. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. दैट मच इज क्लियर. नाउ next is plucking allows the uniform distribution of manure and fertilizer. Uniformly manure and fertilizer distribute हो पाएगा. It helps in bringing nutrient rich soil to the top for the plant use. जो नीचे जो rich soil है जिसमें nutritions है वो ऊपर आएगा, जिसकी वजह से of course plucking से जो ये नीचे वाली soil वो ऊपर आएगी, है ना, अच्छे से जुट जाएगी, तो जिसकी वजह से plant grow कर पाएगा. It also helps in bringing nutrition-rich soil to the top for the plant use. It helps in the removal of undesirable plant known as weeds. जो undesirable plants को remove करने के लिए भी ये काम करते हैं. दूसरा बेटा leveling. अब हम soil को क्या करें? level कर रहे हैं. अब वो प्लग जोत दिया, अब soil को एकदम ट्रैक्टर्स या मशीनरी के हेल्प से हम उस soil को level कर रहे हैं, एक level में लेके आ रहे हैं. So the plucking of the field makes the surface of the field very rough, which can disturb the circulation of water at the time of irrigation and sowing the seed at the equal depth. तो ये आपका surface अब rough बना दिया गया है, अब इसको plain किया जाएगा. So it also result in the formation of crumbs. क्या formation होगे? crumbs, that is big lumps of soil. जो soil के big lumps होते हैं ना, बड़े बड़े से पत्थर, soil के पत्थर, उसको हम क्या कहते हैं? crumbs. ठीक है. These lumps are broken and crushed down using a wooden planks or iron planks known as levers. इनको क्या कहेंगे? levers. Okay. This help lever to the soil. This practice known as leveling. इसको कहते हैं leveling, जिसकी हेल्प से soil को level किया जाता है. ठीक है. तो ये हो गया प्लकिंग के बाद लेवलिंग कर दिया सॉइल का, ताकि हमारी सॉइल स्मूथ बन जाए एंड इसमें इक्वल पानी, फर्टिलाइजर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? सबसे पहला, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर. वाटर फर्टिलाइजर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर का रिड्यूस लॉस कम होगा. रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल कम इरोड हो पाएगी. ठीक है. तो ये सारे हो गए प्रोसेस हमारे लेवलिंग के. अगला है बेटा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड. हम सिलेक्शन कैसे करें इसका, और सीड को कैसे मिट्टी में डालें ताकि वो प्रॉपर कितनी नीचे डालना है जमीन के, ताकि वो अच्छे से पौधा निकल के आ पाए. ठीक है. ये चीजों का सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड हमें ध्यान रखना है. ठीक है, कि बीज भी अच्छा बीज होना चाहिए. अगर खराब बीज उगा दिया तो चाहे कितना भी फर्टिलाइजर्स, कितनी भी मशीनरी लगा लो, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला. तो देखो, ये मैं आपको बता, हर मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सीड्स नीड टू बी सिलेक्टेड केयरफुली बिफोर दे आर सोन इनटू द फील्ड. सीड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्थ एंड डिजीज फ्री. सीड आपके डिजीज फ्री एंड अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए.
After the seed has been selected, they need to be sown into the field. सीड सिलेक्ट होने के बाद तब आप सीड को डालेंगे. पहले सीड की क्वालिटी एंड वी कैन से उसका जितनी भी चीजें पहले चेक करनी होती है वो आप चेक कर लीजिए, उसके बाद जमीन में डालिए. सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द प्रिपेयर सॉइल. सोइंग क्या प्रोसेस कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सीड को अब वी विल सी, सीड को अब आप कर रहे हो, डाल रहे हो जमीन में. दिस इज नोन एज प्लांटिंग सीड, इज नोन एज सोइंग. ओके, so different method are adopted for sowing the seed like broadcasting, using seed drill and transplantation. बहुत अलग अलग टाइप के मेथड्स का हम यूज करते हैं. अभी हम देखेंगे ये सब क्या है. सीड ड्रिल क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, जिसकी हेल्प से हम सीड को जमीन में डालते हैं. सोइंग पता लग गया. सोइंग मीन्स प्लांटिंग सीड इनटू द सॉइल इज नोन एज सोइंग. ठीक है, चलिए सबसे पहला मेथड बेटा, सबसे पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज मैनुअल सोइंग. मैनुअल मतलब ये इंसान खुद ऐसे बीजों को ऐसे से हाथ से डाल रहा है. सो इट इज अ एंशिएंट मेथड ऑफ सोइंग सीड इन व्हिच अ सीड आर स्कैटर्ड बाय द हैंड. खुद फार्मर हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं मैनुअली, खुद हाथ से. This method has a disadvantage that the seed does not evenly distributed and lie very close to each other. Of course, इसका disadvantage ये था कि अगर फार्मर खुद अपने हाथों से ऐसे डाल रहे तो कहीं सीड डल गए, कहीं बहुत ज्यादा डल गए, कहीं एक भी नहीं डला, है ना. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड का नहीं हो रहा था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था. So throw seed get covered with soil, but their problem of uneven स्पेसिंग रिमेन. अब यहाँ पे इक्वल स्पेस में नहीं सीड डल रहे थे. तो ये है आपकी ब्रॉडकास्टिंग, मैनुअल सीड को हाथों से डालना. ये बहुत पहले से चलता आ रहा था. अब दूसरा क्या है, यूजिंग सीड ड्रिल. ये क्या है, यूजिंग सीड ड्रिल. देखते हैं अब इसमें कोई मशीनरी का यूज हो रहा है लगता है. ठीक है, चलिए ये क्या है, लेट्स सी. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. आजकल ट्रैक्टर्स की हेल्प से सीड को ड्रिल या सोन किया जा रहा है. This method is quicker and has a better way of sowing the seed. ये पहले वाले मेथड से काफी अच्छा मेथड है सीड को सोन करने का. A seed drill is the funnel shaped bowl connected with the series of long tube that narrows the hole. Seeds are put in the funnel and then plugged. देखो ये एक फर्नल में डाल दिया. अब यहां से ये जहां जहां जाएगा वहां वहां सीड को सोन करते जाएंगे. As the plugs makes funnels, the seeds are deposited in the soil by the drill. The seed drill shows the seeds at equal distances and in proper depth. This helps the seeds to get covered by the soil properly and prevent them from being eaten by the birds. ठीक है, of course वो अब मशीनरी से हो रहा है तो वो प्रॉपर डिस्टेंस पे, इक्वल डेप्थ पे वो होगा. Sowing by using the seed drill saves the time and labor. Of course हमारा टाइम है और हमारा लेबर, दोनों चीज हमारा सीड ड्रिल बचाता है. अब तीसरा जो हम ट्रांसप्लांटेशन देख रहे थे वो कौन सा मेथड है वो भी देख लेते हैं. 3 मेथड से हम सीड को सोन कर पा रहे थे. तो तीसरा मेथड ट्रांसप्लांटेशन. सो सीड ऑफ राइस, टमाटो, चिली, ओनियन, इंपॉर्टेंट वन, राइस, टमाटो, चिली, ओनियन एंड ब्रिंजल आर नॉट डायरेक्टली प्लांटेड. इसको डायरेक्टली हम प्लांट नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, राइस, टोमेटो, चिली, ओनियन एंड ब्रिंजल. इंपॉर्टेंट, सो आई विल मार्क इट. इसको हम डायरेक्टली सोन नहीं कर सकते. दे आर फर्स्ट प्लांटेड इन द सीड बेड नोन एज नर्सरीज. इसको नर्सरीज में पहले लगाया जाता है इस तरीके से, सीड बेड नर्सरीज में, है ना. आफ्टर दे बिकम सीडलिंग, मतलब उसमें जो थोड़ा सा पौधा निकल आए, they are transferred to the transplanted in the field. तब उसको फील्ड में लगाया जाता है इस तरीके से. So after they become seedling, they are transferred and planted in the field. तब उनको प्लांट किया जाता है फील्ड में, उससे पहले नहीं लगा सकते. So this is transplantation. ठीक है, this is known as transplantation. जो चिली का, टोमेटो का, आपका राइस का पौधे होते हैं वो. This techniques of removing the plant from one location to another location is known as transplantation. देख रहे हो ट्रांसप्लांट, जैसे बॉडी का ट्रांसप्लांटेशन, हर्ड का ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक का हर्ड निकाल के दूसरे में डाल दिया. जैसे सीड का प्लांट ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक सीड एक जगह से निकाल के दूसरी जगह आपने डाल दिया. So the technique of removing the plant from one location to the other is known as transplantation.
This method help the farmer to select only the healthy seedlings and increase the crop production. इसकी हेल्प से बेटा क्या होगा, हमारी हेल्दी सीड हम फाइंड आउट कर पाएंगे एंड क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो ये है ट्रांसप्लांटेशन की मेथड। तो 3 मेथड समझ आ गए कि सबसे पहले प्लकिंग देखा, लेवलिंग देखा, फिर हमने सोइंग के बारे में देखा। सोइंग में हमने 3 मेथड्स पढ़े, ब्रॉडकास्टिंग, आपका वी कैन से सीड ड्रिल, एंड लास्ट में आपने ट्रांसप्लांटेशन देखा कि किस तरीके से हम सीड को उगा सकते हैं। अब सीड उग गया, अब हमने क्या करना बेटा, कुछ उसमें फर्टिलाइजर और मैनुअल्स को ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअल्स को हम ऐड कर सकते हैं ताकि वो क्रॉप हमारा और प्रोडक्टिव बने, जल्दी से ग्रो कर जाए। ठीक है, सो वी विल सी। ऑल प्लांट्स नीड अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ। जितने भी प्लांट्स है ना, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए। क्या चाहिए माय डियर लर्नर्स? न्यूट्रिशन। फिर से बोलो, क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाए। सो द सॉइल is the only source from where plants can obtain their mineral nutrition. तो सॉइल ही है जिससे प्लांट अपना न्यूट्रिशन को गेन कर पाते हैं, है ना? So the continuous cultivation on a patch of a land make it deficient in mineral nutrition. देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर लैंड में बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते जाओगे, ऑफ कोर्स वो सॉइल क्या हो जाएगी, अब इनफर्टाइल हो जाएगी। तो इन केस द सॉइल फर्टिलिटी रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल और फर्टिलाइजर, तब आपने बेटा सॉइल में डालना पड़ेगा मैनुअल एंड फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, ताकि आपकी सॉइल फर्टाइल बन जाए। ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए एक ही जगह पे क्रॉप उगाए जा रहे हो, काफी सालों से उगाए जा रहे हो, अब वो भी सॉइल है, अब सॉइल ने अपना लूज कर दिया जितने भी न्यूट्रिशंस उसके पास थे। तो इसलिए ना सॉइल को फिर हम थोड़े टाइम के लिए ऐसी खाली छोड़ देते हैं, उसमें कोई क्रॉप नहीं उगाते, ताकि सॉइल फिर से रीगेन कर ले अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को। ठीक है, सो दिस कॉल्ड मैन्यूरिंग। इसको क्या कहते हैं बेटा? मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग द मिनरल कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इससे क्या होगा, आपके क्रॉप जल्दी ग्रो करेंगे, आपकी सॉइल में न्यूट्रिशन वैल्यू फिर से वापस आ सकती है। सबसे पहले तो आपने उसमें कोई खाद डालनी पड़ेगी, मैन्योर्स डालने पड़ेंगे। खाद सुना है ना, हम लोग लेते भी है नॉर्मली, नर्सरीज वगैरह जब हम जाते हैं, पौधों की दुकानों में जहां पौधे होते हैं, वहां से हम खाद लेते हैं स्पेशली, ताकि हमारे क्रॉप जल्दी से और उसमें कोई इंसेक्ट ना लगे, है ना, वो हमारे क्रॉप सुरक्षित रहें, उसके लिए हम वी कैन ऐड दीज थिंग्स। सो मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द डेथ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। देखिए, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। कैसा सब्सटेंस है बेटा? ऑर्गेनिक। और ये किससे मिलता है? जो भी डेथ प्लांट्स एंड एनिमल है उससे हमें मिलता है। So green manuals is made from crops which are specially grown to be plugged into the soil while still are green. देखिए, हम ना नॉर्मली किन चीजों में डालते हैं, स्पेशली आपकी जितने भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सबसे पहले वो जल्दी ग्रो हो जाए उसके लिए हम डालते हैं। These plants including legumes, rye, grasses, fenugreek, etc. These helps to enhance the fertility in the soil. इसमें क्या होता है, ये फर्टिलिटी सॉइल की गेन करते हैं। कौन कौन चीजें, इसको हम हाईलाइट से लिखते हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। ओके, दैट विल एनहेंस योर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। So compost is commonly used manure prepared from the agriculture and domestic waste. देखिए, जो भी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वेस्ट है ना, हम उससे क्या बना देते हैं बेटा? कंपोस्ट बना देते हैं, खाद बना देते हैं। ये ज्यादातर खाद वो होती है जो आपके रोजमर्रा के घरों से डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलता है ना, उससे ये खाद बनती है। So these waste are left buried in a pit for a period of 3 to 6 months. They are taken out and sprinkled into the field. अब ये खाद को मतलब जो भी एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट से जो भी खाद बनती है, उसको 3 to 6 मंथ तक ऐसे ही रख दिया जाता है। उसके बाद वो खाद बन के रेडी हो जाती है और फिर उसको हम अपने फील्ड्स में डालते हैं। So the disadvantage of using compost is that it is very slow in action. देखिए, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों नहीं आज के टाइम पे इसको यूज किया करते हैं लोग? इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका एक्शन बहुत स्लो होता है। So the decomposition of farm waste taken time before it provide the nutrients in the required form to the plant. Though compost is rich in organic nutrition, but
not in some important nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium। देखिए जो आपकी कंपोस्ट बन के रेडी होती है वो अच्छी होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक भी है, बट उसमें ये तीनों चीज नहीं होती जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। कौन सी तीन चीजें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये तीनों चीजें कंपोस्ट में जो आपने बनाई है उसमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा एडवांटेज होता क्या है जो हमने मैन्योर बनाई, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। सो इट इज अ बायोडिग्रेडेबल एंड इट डज डीकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल। ये क्या होते हैं? ये डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज मतलब जो ये जो खाद जो आप बनाई है, जो भी प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डीकम्पोज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक है ये वैसे भी, ठीक है, तो ये सेफ है हमारे एनवायरमेंट के लिए, है ना। हमारी सॉइल से इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसको बनने के लिए काफी टाइम लगता है, बट इससे हमारी सॉइल में कोई भी इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुड इफेक्ट जरूर पड़ेगा पर बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इट रिजल्ट इन रिसाइकलिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पे ये किससे बनती है? जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस को रिसाइकल करने से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिसाइकल करने से। सो इट डज नॉट इफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक पीएच वैल्यू ऑफ इट। ये सॉइल को कुछ इफेक्ट नहीं देती क्योंकि ये नेचुरल है। इट इंप्रूव द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज करती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस बनाती है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सो मतलब ये सारे एडवांटेज है आप अगर मैन्योर डालते हैं अपने क्रॉप्स में। ये तो मैन्योर हो गया। अब फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो आज के टाइम पे बहुत यूज किए जाते हैं, मोस्टली यही यूज किए जाते हैं। तो ये होते क्या है? सो फर्टिलाइजर आर मैन मेड केमिकल्स। सो ये क्या होते हैं बेटा? मैन मेड केमिकल। So fertilizer are man-made chemical substances that contain one or two nutrients which are essential for the growth of plant। देखिए फर्टिलाइजर्स में ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो तीन न्यूट्रिशन तो जरूर होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो प्लांट को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, ये फर्टिलाइजर में मिलता है। So farmers generally prefer the use of inorganic chemicals fertilizer like urea, ammonium sulfate, super sulfate, nitrophosphates, etc. NPK। क्या होता है? NPK। Fertilizer are mostly widely used as they are rich in nitrogen, phosphorus and potassium। NPK मतलब ही है nitrogen, phosphorus and potassium। If overuse, fertilizer harm the soil by making it porous। Fertilizer if washed away into water bodies can harm the aquatic animals। देखिए ये हमारी सॉइल के लिए तो डेंजर है ही है, बट हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी डेंजर है फर्टिलाइजर। ऑफ कोर्स आपकी सॉइल को, आपके क्रॉप को जल्दी उगने में मदद भी कर देगा ये, बट अगर आपने इसका ज्यादा यूज कर दिया तो आपका क्रॉप भी खराब होगा, आपकी सॉइल भी खराब होगी इससे, ठीक है। चलिए अब एडवांटेज देखते हैं फर्टिलाइजर के क्या है। सबसे पहला, दे आर इजी टू स्टोर एंड हैंडल। ठीक है, उसको आप स्टोर कर सकते हो, इजीली स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज दे आर सॉल्युबल इन वाटर दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड एनहेंस द क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को एनहेंस करने में भी हेल्प करता है। कौन? फर्टिलाइजर। अब ये इंपॉर्टेंट है माय डियर लर्नर्स, दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनुअल एंड फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम मैनुअल का देखते हैं। अभी हमने डिस्कस तो कर दिया मैनुअल जो डेथ एनिमल वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाया जाता है, इसमें काफी टाइम लगता है, 3 to 6 मंथ लगते हैं बनाने में, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकली होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये हमने देखा। अब इसके डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का पहला डिफरेंस है, इट इज द ऑर्गेनिक मैटर विच रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिक होते हैं। एंड फर्टिलाइजर, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग रिक्वायर्ड मिनरल टू द सॉइल। ये केमिकल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज क्लीन एंड डज नॉट पॉल्यूट द सॉइल। ये क्या होते हैं बेटा? ये क्लीन होते हैं एंड और ये आपकी सॉइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सेकेंड, फर्टिलाइजर होते हैं ओवर यूज में लीड टू द टॉक्सिसिटी एंड रिडक्शन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। इससे सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। थर्ड है मैनुअल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैनुअल हमारे
सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करती है, एंड अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, वो हमें ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करती। नेक्स्ट, प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो आपकी माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मैन्योर्स। इट डज नॉट प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मैन्योर्स, ठीक है, माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, यहाँ पे प्लांट के न्यूट्रिशन कम होता है, बट फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, स्टोर इन कॉम्प्लिकेटेड, इसको स्टोर बड़े उससे किया जाता है ना, इसको वी कैन स्टोर इजीली, ओके, सो कैन बी इजीली स्टोर इट, केप्ट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, and manure can be prepared in the field and fertilizer are prepared in the factory. So ये difference important है manure and fertilizer का। I'm hoping so आपको समझ में आया यहाँ तक। So बच्चों, अभी तक हमने ये चीजें डिस्कस कर ली है कि क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, क्या होते हैं मैन्योर्स और इसका डिफरेंस बिटवीन। अब बेटा हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट चीज वो है आपका नेचुरल मेथड फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन। किस तरीके से हम अपनी सॉइल को फिर से रीगेन कर सकते हैं न्यूट्रिशंस में, ठीक है, किस तरीके से हम सॉइल में फिर से न्यूट्रिशंस को रीगेन कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअल डाल के तो हमारी सॉइल फर्टाइल हो सकती है, और कौन कौन से प्रोसेसेस है जिससे हमारी सॉइल फर्टाइल हो सकती है, लेट्स सी। सो fertile soil is one of the foundation of healthy and productive garden. It provides structure, mineral and correct amount of living organisms and decaying organic matter to the plant root. ये हमारी सॉइल को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, क्या बनाएगी, फर्टाइल। सो बट कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड अफेक्टेड सॉइल फर्टिलिटी। तो हम ये बात करें कि जो कॉन्टिन्यूअस वी कैन से जो प्लांटेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी सॉइल बहुत इफेक्ट हो रही है। तो प्लांट यूटिलाइज ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच लीड टू डिप्लीशन ऑफ द सॉइल इन द डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अब क्या हो रहा है, हमारी सॉइल में जिस तरीके से प्लांट सारे न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, सो वो हमारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टिलिटी लूज कर रही है। सो एज अ रिजल्ट सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी एकदम से कम हो रही है, ठीक है, हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो रही है। Therefore, farmer use different method to maintain the fertility of the soil or to replace the most nutrient as they follow. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सॉइल अब क्या हो रही है, क्योंकि हमारी सॉइल अब हो रही है इनफर्टाइल, ठीक है। तो किन किन चीजों की वजह से हो रही है, लेट्स सी। सबसे पहले कीपिंग द फील्ड फैलो, मतलब it is a easy method to increase the fertility of a soil by leaving the land without farming for a few season। मतलब आप अपने सॉइल की फर्टिलिटी फिर से रीगेन कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका है कि अपने लैंड को खाली छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो अपने आप ही रीगेन कर ले अपनी फर्टिलिटी जो उसने लूज की है। सो इट इज अ इजी मेथड टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय लिविंग लैंड विदाउट फार्मिंग फॉर अ न्यू सीजन। मतलब लैंड को ऐसे खाली छोड़ दीजिए, कुछ समय तक खाली छोड़ दीजिए ऐसे। So during this period, nutrients are replenished in the soil by decomposing the dead plants and animals. अब यहाँ पे सॉइल अपने आप ही रीजनरेटेड होगी, ओके, और वी कैन से फर्टिलिटी अपने आप वो वापस ले लेगी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बेटा क्रॉप रोटेशन। आप अपने क्रॉप्स को रोटेट करके लगाइए, मतलब पहले कोई और क्रॉप फिर कोई और क्रॉप। So it is a method of growing two or more crops alternately on the same land in the same season. यहाँ पे अब आप क्रॉप अलग अलग वी कैन से रोटेशन में लगाएंगे, मतलब एक ही टाइप के क्रॉप नहीं, क्रॉप में भी वेरिएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ग्रोइंग व्हीट फॉर अ सीजन लियम क्रॉप्स लाइक पी, ग्राम एंड ग्राउंडनट इज ग्रोन। अब आप एक व्हीट सीजन के बाद एक बार व्हीट लगाए, फिर उसके बाद आप कोई डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप लगाइए। So the roots of regenerative plants have oxygen fixing bacteria like rhizobium। इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इनमें राइजोबियम, और ये क्या हेल्प करते हैं, these bacteria help to convert atmosphere nitrogen into water soluble nitrogen compound that can be used by the plant। अब यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया प्लांट्स को बट वी कैन से नाइट्रोजन जो उसमें है, these bacteria helps to convert plant atmospheric nitrogen into water soluble nitrogen। देख रहे हो जो प्लांट्स नाइट्रोजन यूज कर पा रही है,
वो इसी फॉर्म में कर पा रही है राइजोसोम बैक्टीरिया के हेल्प से। दैट मीन्स कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया। सो राइजोबियम बैक्टीरिया का यही काम है, ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में। ठीक है, कैन बी यूज बाय प्लांट, दीज सॉइल्स इज देन रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। अब ये सॉइल हमारी रेडी हो जाएगी अगली क्रॉप के लिए, तो क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हैं। थर्ड मैटर है मिक्स क्रॉपिंग, क्या आप मिक्स क्रॉप ग्रो करिए, मतलब मिक्स क्रॉपिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। एक सेम फील्ड में अलग अलग मिक्स क्रॉप आप उगाइए। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर क्रॉप। इस हिसाब से लगाइए, न्यूट्रिशन एबिलिटी के हिसाब से आप क्रॉप को ग्रो करिए। एनी leguminous crops such as peas or beans and a cereal crop such as wheat or rice can be grow together in the same field. तो आप ये मेथड्स का यूज कर सकते हैं टू रीगेन योर फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल। अब देखते हैं, अब हमने उगा दिया, अब हमें इरिगेशन भी तो करना है कि नहीं करना प्लांट में। अब हमने अपने सीड को सोन कर दिया, फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ डाल दिया। अब फर्टिलाइजर के साथ हमें पानी वानी भी तो डालना है, प्लांट्स को चाहिए पानी, इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है इरिगेशन। अब देखिए इरिगेशन सिस्टम कौन कौन सा प्लांट्स फॉलो करते हैं। तो इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट एन अप्रोप्रिएट इंटरवल। इरिगेशन मतलब है पानी देना क्रॉप्स को। क्या देना बेटा? पानी देना। So Indian farmer mainly depend on rainfall while a few places have river source for the water supply. ज्यादातर इंडिया में अगर हम बात करें तो रेनफॉल पे ही हमारा प्लांट्स की लिए पानी डिपेंड रहता है, बट उसके साथ साथ हमने कोई और मेथड्स भी इन्वेंट कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हम प्लांट्स में इरिगेशन दे पाए। सम more sources of water for irrigation are wells, tubewells, ponds, lakes, dams and canals. ये कुछ और टाइप्स के हम पढ़ सकते हैं जहां से प्लांट्स को पानी मिल पाता है। अब देखते हैं बेटा कुछ ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन, ऐसे मेथड जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, वो कौन कौन से। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर लेस इफेक्टिव बट चीपर देन मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड लेस एक्सपेंसिव थे, मतलब चीपर थे आज के मेथड के हिसाब से। सम ऑफ दीज मेथड्स आर पुली सिस्टम्स, चेन पंप, राहत lever system and daily nowadays these traditional methods have been replaced by pumps set by the nearby cities or diesels to function. आजकल तो पंप्स लगा दिए गए थे ना, पहले ये सिस्टम्स को यूज किया करते थे, चेन पंप, पुली सिस्टम, लेवर सिस्टम, ठीक है, ये सब थे। आज के टाइम के मॉडर्न मेथड्स कौन से इरिगेशन के? दो है, स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल मींस जब पानी क्रॉप्स के बीच में ऐसे स्प्रिंकल लगा दिए जाते हैं ना, फुवारे टाइप के, ताकि वो आपके क्रॉप्स में पानी दे दे, वो आपका हो गया स्प्रिंकल। और ड्रिप मतलब ड्रिप टिक 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 करके ड्रिप की फॉर्म में पानी गिरे, ठीक है। तो ये दो टाइप के। चलिए सबसे पहले हम स्प्रिंकल सिस्टम पढ़ते हैं। सो इन दिस मेथड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टमैटिकली बाय पंपिंग थ्रू अ सेट ऑफ परपेंडिकुलर पाइप दैट हैव रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप। अब वो स्प्रिंकल करती रहती है, देखते हो ऐसे ऐसे, आपने देखा आजकल मॉल्स में भी लगता है, वो स्प्रिंकल लगता है जो फुवारे से, वो होता है ये। दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव इन अ प्लेसेस वेयर देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वहां स्प्रिंकल सिस्टम यूज किया करते हैं, ठीक है, पानी देने के लिए क्रॉप्स को। अगला मेथड है बेटा ड्रिप सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ड्रिप, जिसमें ड्रिप की फॉर्म में हम क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इरिगेशन। इसको क्या कहते हैं? माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, नो वाटर इज वेस्टेड। इसमें कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता। सो वी कैन से नो वाटर इज wasted in this method because it allows water to drip slowly to the roots of the plant. अब यहाँ ड्रिप के फॉर्म में टिक टिक छोटे छोटे ड्रिप बाय ड्रिप पानी जाता है सॉइल में। It is the best method for irrigation for garden trees and for the fruit plant. ये सबसे बेस्ट irrigation। तो दो सिस्टम, sprinkle and drip system is clear to you? Okay. Now we will see protection from weeds. अब हमने पानी दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया। अब ये जो जंगली पेड़ पौधे लग जाते हैं प्लांट्स के आसपास, इससे कैसे बचाएं अपने प्लांट को? Let's see. So in a field, plants other than crops plants are grown on their own known as weeds. ऐसे प्लांट्स जो अपने आप उग जा रहे हैं, जिसको आप उगाते नहीं हो, जंगली पेड़ पौधे आपके क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं ना, इसी को कहते हैं वीड्स। तो सम ऑफ द
commonly found weeds in a field, including plants like wild gourd, chenopodium, parthenium, aromathersin, and wild grasses. The removal of unwanted plants, weeds from the field in which crop plants are grown is known as weeding. Weeding means जब आप वो weeds को हटा रहे हो, remove कर रहे हो, जो unwanted plants लग गए उसी को weeds कहते हैं. Weeding is necessary since weeds complete with the crop plant for the water, nutrition, space and light and air. मतलब ये आपके क्रॉप की सब कुछ ले लेते हैं, जो हवा, पानी, मिट्टी, सॉइल, न्यूट्रिशन जो भी आप अपने प्लांट को दे रहे हो ये सब ले लेगा और आपका प्लांट बढ़ जाएगा. ठीक है. सो दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप. ये आपकी क्रॉप की ग्रोथ में इफेक्ट देता है. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. So ये human beings, animals के लिए बहुत खतरनाक होता है. So the best time for removal of weeds is before the produce of flower and seed. मतलब आप ये इस तरीके के देखो weeds होते हैं जो उग जाते हैं, इनको हटाना सॉइल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके क्रॉप्स उगे हैं इसमें जितना भी न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, पानी, हवा, फर्टिलाइजर्स, ये सब ले लेते हैं और आपका जो रियल प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाता और ये ग्रो कर लेते हैं. अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं या मेथड्स फॉर रिमूविंग वीड्स, कि कौन कौन से मेथड से हम इन वीड्स को हटा सकते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले मैनुअल वीडिंग है. मैनुअल मीन हाथों से आप खींच के तोड़ के निकाल रहे हो उसको. So the manual removing include the physical removal of weeds by uprooting or cutting down them with close to the ground from time to time. आपने खुद काट दिया या उसे उखाड़ दिया weeds को हाथ से. This is done with the help of खुरपी, hallowed and handcraft. A seed drill is also being used to uproot weeds. ये हम मैनुअली करते हैं. That's why it is known as manual weeding. Next है बेटा weedicides. अब ये क्या है? Weedicides. So weedicides are chemicals that destroy weeds without affecting the crops. ये ऐसे chemicals है जो आपके weeds को destroy कर देते हैं. Some of the common used weedicides including 2,4-D, it's known as 2,4-dichlorophenox acetic acid, MCPA, it's 2-methyl-4-chloro-1-phenosic acetic acid. And next is dalafone, etc. So ये कुछ अलग अलग टाइप की केमिकल्स है, जैसे 2,4-D या MCPA या फिर dalafone. ओके, dalafone ये आप डाल सकते हैं, इससे रिमूव हो जाते हैं weeds. So they do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. अब ये स्प्रे कर दिया जाता है, इससे अपने आप जो weeds उगे हुए हैं ना, इन केमिकल से वो मर जाते हैं. So weedicide kill the weeds but the same time accumulate on the leaf surface of the crop. Hence it is advised to wash the vegetable and फ्रूट्स बिफोर कंज्यूम. इसलिए बोलते हैं खाने से पहले फ्रूट्स वेजिटेबल को धो लीजिए, क्योंकि इनमें जो केमिकल्स होते हैं ना वो लगे होते हैं, क्योंकि अब वो स्प्रे किया है तो वो सब जगह जाएगा, क्रॉप्स में भी जाएगा, है ना. तो जो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से पहले उसको धोनी चाहिए. यूजिंग द वेजिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर ऑल्सो, सो दे शुड यूज द केमिकल्स वेरी केयरफुली. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद पीसेस विद क्लोथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. जब वो वेजिसाइड छिड़कते हैं अपने क्रॉप्स में तो फार्मर्स को बहुत ध्यान रखना है कि उन पे ना गिर जाए या उनके नोज में या वो कहीं ना इनहेल कर ले. दैट इज डेंजरस. ओके, चलिए अब प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट. पेस्ट से कैसे प्रोटेक्शन लें? होते हैं कि टिड्डे टाइप के होते हैं, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनसे कैसे अपने क्रॉप को करें, इनसे कैसे हम बचाएं? वीड से तो हम वीडिसाइड्स डाल के बचा लिया, अब पेस्ट से कैसे बचाएं हम अपने क्रॉप्स को? सो क्रॉप हैड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय वैरायटी ऑफ एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं लोटस, टर्मिट्स एक्सेट्रा, एंड रोटेंट्स, रैट्स सच एज एनिमल्स आर नोन एज पेस्ट. ऐसे एनिमल्स, ऐसे इंसेक्ट्स को हम कहते हैं पेस्ट, कीड़े मकोड़े, है ना. So we can say crop are also attacked by various microorganisms such as bacteria, virus and fungi by causing several diseases. These diseases reduce the yield. ये diseases, इससे ना क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस से बहुत सारी diseases ये spread करते हैं. ठीक है. So the chemical substances that are used to control and destroy the pest is known as pesticide. अब हम pesticide डाल रहे हैं.
अब हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट से बचाने के लिए अपनी सॉइल को पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जैसे वीड से बचाने के लिए वीडिसाइड डाल रहे थे। So these chemicals are sprayed with the help of spear or by low layering aircraft. Pesticides are of two types. देखिए 3 टाइप के आपकी पेस्टिसाइड्स होते हैं। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो किल करते हैं इंसेक्ट्स को, जैसे आपकी इंसेक्टिसाइड है डीटीटी, क्या है डीटीटी, एंड बीएचसी होते हैं, ये हमारे इंसेक्टिसाइड्स है। एंड उसके बाद फंगीसाइड्स मींस जो फंगस को रिमूव करते हैं, दीज आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फंगी, एग्जांपल आर सल्फर सॉल्ट एंड कॉपर सॉल्ट, ये फंगस को, फंगाई को अपने क्रॉप से हटाने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट इज रोटीसाइड, क्या है रोडेंटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड, these are used to kill rodents, examples are warfarin and zinc phosphide, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एडवांटेज क्या है हमारे पेस्टिसाइड्स डालने से, क्या होगा, they kill pest quickly, therefore enhance food production and they are easy to store and use, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिसएडवांटेज क्या है हमारे पेस्टिसाइड्स डालने के, सबसे पहले पेस्टिसाइड्स आर डिटरमिनर फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस कंसिडरेबल डैमेज टू द इकोसिस्टम, pesticides pollute the air, water and soil, the use of some pests may contribute to the development of resistance among the target pest, resistance makes pest control considerably difficult, pest exposure cause damage to the immune system, the endocrine system is particularly sensitive to the pest। देखिए हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, एयर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड हो रहा है, हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो रही है इसकी वजह से। ऑफ कोर्स सबके एडवांटेज है, उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अच्छा आगे देखते हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये सब क्या है। अब हमारा क्रॉप बन के रेडी हो गया, अब उसको हवा, पानी, न्यूट्रिशन सब कुछ मिल गया, अब इसको हम हार्वेस्ट, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सब क्या होते हैं। So once the crop has matured, it has to be cut from the main part. Grain have to be collected from the crop and the waste should be separated to them. Of course हम जब प्लांट उग जाता है तो उसको काट देते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अलग स्टोर करते हैं और जो बाद का जो वेस्ट है उसको हम अलग अलग कर देते हैं। So the entire process involving 3 steps. अब 3 steps होते हैं। सबसे पहले हार्वेस्ट किया हमने, harvest. So the process of cutting the mature crop to get the grain is known as harvesting. ये हार्वेस्ट है, अब हमारा अनाज उग गया, अब हम ग्रेन को हटाना है उसमें से, तो वो हार्वेस्टिंग है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यहां से क्रॉप्स को उखाड़ा जाता है, मतलब जो मेन है उसका पार्ट उसको हटाया जाता है। It usually take 3 to 4 months for the cereals crop to mature. देखो ये अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग ड्यूरेशन है कि कितने टाइम में वो मेच्योर हो जाते हैं। जब वो मेच्योर होते हैं तब वो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग द स्टिकल मीन्स खुद से मैनुअली हाथों से भी किया जाता है और मशीन्स भी है। आ सिकल इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विद अ शार्प serrated edges metal blade attached to a wooden handle. It can also be done using a machine known as harvester. हम harvester का भी यूज कर सकते हैं, सिकल का भी यूज कर सकते हैं to cut the crop. Next is threshing. अब threshing का प्रोसेस आ गया, ये देख रहे हो threshing. So threshing means the process of separating grain from the straw. जो grain है उससे straw से अलग कर देना उसको, है ना, ये देख रहे हो अलग होता जा रहा है मशीनरी से। So this is threshing. So the process of removing grain from the straw is known as, this can be done with the help of machines called combine, which is in fact combine harvesters and threshers. So इनका threshers का use करके हम आपके grains को उसके straw, आगे है बेटा winnowing. Winnowing means अब उन grains में हवा की वजह से उसमें जो particles है उनको remove किया जा रहा है। So farmer with small holding of land do the separation of grain from chaff is the process of winnowing. देखते हो ना, जब आपने देखा होगा कि जब छोटी छोटी चीजों को हवा की हेल्प से जो पार्टिकल्स है उनको अलग किया जा रहा है। So this process involves dropping the grain from the height which allow the lighter substances to fly away, leave behind the heavier grains which fall into the ground. ठीक है, तो ये हवा की हेल्प से है, दैट बाय विनोइंग। सो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग समझ में आया आपको। चलिए आप देखते हैं बेटा स्टोरेज ऑफ क्रॉप। हमने अब पूरा काट वाट लिया, उसको पूरा डिफरेंशिएट अलग अलग कर दिया, अब इसको स्टोर करके रखना है।
ताकि ये मार्केट में जाने से पहले खराब ना हो जाए. So after all the hard work, if the crop are destroyed due to the improper storage, it led to a huge loss of farmer. अगर वो स्टोरेज के टाइम पे कोई दिक्कत होगी तो उनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी. जो भी उन्होंने पेस्टिसाइड्स, अपना मेहनत, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, जितना भी सब कुछ दिए, सब खराब चले जाएगा. So the purpose of storage is to protection of the crop from animals. For example, rats, squirrels, birds, insect and microorganisms. अब आप इसको ना प्रोटेक्ट करके रखना है. इन क्रॉप्स को क्या करके रखना है, पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करके रखना है. So storage is also important because the crops needs to distribute it at many places without being spoiled. अब हमें spoiled नहीं होने देना. अब तो ये बिल्कुल sensitive period आ गया है. So the storehouse should be away from the chemical factories and garbage dumps. ठीक है, to prevent insects and rotten from entering the storehouse. Cracks and holes in the walls and ceiling should be sealed properly. आपकी वॉल वगैरह में कहीं क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए. डस्टबिन्स या गार्बेज एरिया की साइड आपका स्टोरेज हाउस नहीं होना चाहिए. कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, कोई क्रैक वगैरह ना हो आपके उसमें. ठीक है, so the storage area should be free from dust, dirt and germ. ये इंपॉर्टेंट है. आपका स्टोरेज एरिया बिल्कुल जर्म्स, डस्ट एंड इन सब चीजों से बिल्कुल फ्री होना चाहिए. The process of storing food material at room temperature is known as dry storage. Dry storage means normal room temperature पे आप उसको स्टोर कर पा रहे हो. कुछ ऐसी चीजें जिन पे आपको टेम्परेचर या कम करके स्टोर करना पड़ रहा है या बढ़ा के. So food grains are stored at granaries and silos. The grains should be dried in the sun properly to reduce the moisture content. कुछ ऐसे भी क्रॉप्स है, कुछ ऐसी भी चीजें जिनको पहले सन में सुखाना पड़ता है, पूरा ड्राई करना पड़ता है ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर रह जाएगा तो आपका वो चीज जल्दी खराब हो जाती है. So the use of fumigants, chemical that exist in the gaseous state, kills the pest without affecting the store food. तो ये हम डालते हैं क्या, फ्यूमिगेंट्स, जो आपके खाने को, जो आपके फूड ग्रेन्स है उसको पेस्ट से बचाते हैं, इंसेक्ट से बचाते हैं. सो वेजिटेबल गेट स्पॉइल्ड इन फ्यू डेज, सो दे केप्ट रेफ्रिजरेटर, वेयरहाउसेस, कंटेनर बिफोर इट गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन से पहले हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर पे स्टोर करके रखना पड़ता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी एनिमल्स के बारे में. आवर सोर्स ऑफ फूड, एनिमल से हमें कौन कौन सी खाने पीने की चीजें मिल पाती हैं. लेट्स सी. सो एनिमल आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस लाइक प्लांट. प्लांट के जैसे ही एनिमल भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड है. Just like crop production, we need animals to be raised carefully to get the food from them. Animal से भी हमें खाना मिलता है. So animal are reared on a large scale to produce food. This large scale rearing, caring and breeding of domestic animals for food and food product is known as animal husbandry. इसी को animal husbandry बोलते हैं, जब animals का domestication किया जाता है for their food. Is known as animal husbandry. So the animal raised for different purpose under animal husbandry is known as livestock. इसी को livestock कहते हैं, जब animals को use किया जाता है. ठीक है, so this is livestock. So let us know about the food items we get from animals. Animals से हमें कौन कौन से food items मिलते हैं. सबसे पहले बेटा milk मिलता है. क्या मिलता है बेटा? milk, दूध. So animal which give us milk are called dairy animals or milch animals. ऐसे animals जिनसे हमें milk मिलता है, these known as dairy animals. Cow, buffalo are the main milk animal जिससे हमें milk मिल रहा है. Some of other animal which give us milk are goat and camel. So camel and goat से भी हमें milk मिलता है. The milk of these animal is used to produce milk product like ghee, butter, curd and cheese. तो इससे आप एक घी, बटर एंड कर्ड भी बना सकते हैं. किसकी हेल्प से? मिल्क. ठीक है, नेक्स्ट मीट भी हमें मिलता है. सो द एनिमल विच प्रोड्यूस मीट फॉर अस आर मेनली गॉट, चिक्स एंड फिशेस. सम अदर सोर्सेस ऑफ मीट फॉर ह्यूमंस आर शिप, पान, स्वैंस एक्सेट्रा. मीट मिल गया. अब आपको एग मिलते हैं. सो द एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर hen, duck एंड turkey. These are called poultry animals. ठीक है, जिससे हमके एग मिल रहा है, जिनसे हमें एग मिल रहा है वो बर्ड्स कौन से होते हैं? These birds is known as poultry birds. Okay. Next, the practice of keeping and breeding the eggs producing by the animals is known as poultry. Okay, you can call it poultry. Poultries produce rich source of protein. Eggs में protein होता है. ठीक है. Next, honey. So the insect which produce honey is known as honey bee. Honey कहाँ से मिल रहा है आपको? Honey bee से मिल रहा है. So the honey bee are
So the honey bees kept in honey in their beehive. The rearing of honey bee in a large scale production is known as apiculture. Apiculture मतलब honey bee का production करना. तो ये हमें कुछ चीजें मिल पा रही है बेटा एनिमल से. ठीक है. सो ये चैप्टर में हमने काफी चीजें पढ़ी कि किस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को ग्रो कर पाए एंड उसको मैनेज कर पाए. ठीक है. आई एम होपिंग द चैप्टर इज क्लियर टू यू. ओके. Now see the question and answer part. Okay, so let's tie some question and answers. Let's solve. Let's see how many of you can solve this. Starting from MCQ. First question: Which of these following is a खरीफ crop? कौन सा खरीफ crop है जो crop आपके जून जुलाई में उगता है? तो वो तो आपका मेज है, बाकी तो सब राबी crop है. अब दूसरा पूछा राबी crop कौन सा है, तो इसमें से wheat राबी crop है, बाकी सब खरीफ है. ठीक है. Next. The practice of growing crop and rearing animals on a large scale for food, fiber and other useful product is known as horticulture, plucking, agriculture, harvesting. Of course, agriculture. ठीक है. Next, which of the following is luminous crop? वो आपकी peas हो गए. Okay. Which of these following tool is not used to preparation of soil? सॉइल के प्रिपरेशन में हम कौन सा क्रॉप कौन सी चीज का यूज नहीं करते हैं. देखिए ये तीनों हमने पढ़े थे बट ये नहीं है. ठीक है. ये कहां से आ गई, इससे तो सॉइल प्रिपेयर होती ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर? दिस इज एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम. ये केमिकल फर्टिलाइजर है. नेक्स्ट सम क्वेश्चन एंड आंसर. यूरिया इज अ, यूरिया क्या है हमारा? यूरिया इज अ फर्टिलाइजर. Okay, we can say nitrogen rich. Urea is a nitrogen rich fertilizer. Okay, urea एक fertilizer है जो हम डालते हैं soil में, so that's why our soil can become fertile. Next, titilling and plucking of the soil is done by the instrument known as pluggers. Plugging बोलते हैं, है ना, जिसमें हम soil को क्या कर रहे हैं, tilling and plucking कर रहे हैं. ठीक है. देखो हमने देखा था कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है. ये देखो यहां पे हमने एक एक मेथड्स पढ़े हैं. ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, ये देखो, इसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट बोलते हैं. प्लकिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं. कल्टीवेटर्स बोलते हैं, है ना, कल्टीवेटर्स भी बोलते हैं. और हम कहते हैं इसको जो जो कल्टीवेटर्स किसकी हेल्प से हम ड्रॉ कर पाते हैं? ट्रैक्टर्स एंड टिलर्स की हेल्प से, है ना, जो खेत को क्या करते हैं, प्लकिंग करने में हेल्प करता है. Cultivator is the tool. Okay, next. The leveling of soil is done by. अब देखो हमने soil की leveling किससे पढ़ी थी? देखो आओ, ये देखो leveler पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे पढ़ा था. Leveling of soil is done by, see here, levelers. पढ़ा था. देखो मैंने टिक भी इसलिए लगा रखा है ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट है द बिग पीस ऑफ सॉइल. इसको क्या कहते थे? क्लम्स कहते थे. जो बिग बिग सॉइल, दैट इज जो प्लकिंग के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी सॉइल इकट्ठी हो जाती थी, दे नोन एज क्लम्स. ओके. नेक्स्ट, द rearing of honeybee is known as apiculture. Okay, now some true and false. Rabi crop grown in November and harvest in April. That is true. Rabi crop है, winter crop है. ठीक है. Plucking helps in fix weeds in the soil. No. Plucking help करेगा कोई? Fix weeds in the soil. Weeds को fix करने के लिए बिल्कुल सही. कैसे? देखो प्लकिंग की हेल्प से जो वीड्स वगैरह वो सब रिमूव हो जाते हैं. तो वीड्स को फिक्स कर देता है, मींस वो हटा देता है. ओके. नेक्स्ट, paddy is sown by transplantation method. अब ट्रांसप्लांटेशन मेथड में पैडी पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा था. कहां पढ़ा था हमने? ट्रांसप्लांटेशन मेथड में हमने पढ़ा था पोटैटो, नहीं टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल पढ़ा था ना. ये कहां से आ गया? नेक्स्ट, sprinkle system is a modern system of irrigation. That is true. Drip system and sprinkle system modern system है. Next, separating of grain from its chaff by hay by the action of winnowing. That is also true. That is also true. बिल्कुल सही. Next, weedicides and pesticides are not harmful to humus. It is harmful. ये harmful होते हैं. ठीक है. Now some matching. अब मुझे बताओ कैश क्रॉप कौन कौन से थे जिससे हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बताओ?
बिल्कुल सही। देखो चिली, टमाटो, ओनियन तो अभी हमने पढ़ा था, वो हमारे ट्रांसप्लांटेशन के क्रॉप्स है, तो इसको तो पहले हम बढ़ा देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्या था? सीड्स को डालने का तरीका था, तो वी कैन कॉल इट एज अ सोइंग का तरीका था। सोइंग में हमने 3 तरीके पढ़े थे, तो इसमें से एक तरीका होगा। अब कंपोस्ट बनेगा, तो वो किससे बनेगा बताओ? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? नेक्स्ट, प्लकिंग। हम प्लकिंग किसकी हेल्प से कर पाते हैं? कल्टीवेटर्स, प्लग्स, इनकी हेल्प से। कैश क्रॉप्स कौन से होंगे? देखिए फूड क्रॉप्स तो हमारे कौन से होंगे? जिससे हमें फूड मिल रहा है, दैट इज ग्रेन एंड वेजिटेबल। एंड कैश क्रॉप जिससे हमें कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल के लिए हम कॉटन का, जूट का प्रोडक्शन करते हैं। ये हो गया मैचिंग। अब सम क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर्स में क्या पूछे? डिफाइन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेनिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। सेकंड, नेम द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पहले क्या करना होता है हमें? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद प्लकिंग, लेवलिंग, स्नोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सारे स्टेप्स जो हमने पढ़े थे वो आपने लिखने। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू एग्जाम्पल। आप ये देखिए खरीफ क्रॉप के क्या एग्जाम्पल थे? कॉटन, सोयाबीन। राबी क्रॉप के व्हीट, पीस, ग्राम। वीडीसाइड हमने कौन से पढ़े थे यूज किए जाते? पेस्टिसाइड्स कौन से थे? डीटीटी, है ना। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पहले चेन सिस्टम, है ना। और कौन से वाले सिस्टम थे पहले वाले? ये देखो, ये देखो, देखो ये वीडीसाइड का तो एग्जाम्पल नाम लिख लोगे, ये वाले पढ़े थे, है ना। और पेस्टिसाइड्स कौन कौन से थे हमारे? डीटीटी थे, है ना, जो डाले करते हैं हम ताकि हमारे पेस्ट ना लगे। अब देखो पहले वाले सिस्टम से हमारे ये वाले, है ना, चेन प्लग, है ना, पुली सिस्टम, लिवर सिस्टम, और आजकल के टाइम के स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन था। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स आप दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका ब्रॉडकास्टिंग। ये मैनुअली सोइंग किया जाता है सीड्स को विद द हैंड्स, दे डिस्ट्रीब्यूट द सीड्स। ठीक है, इट्स नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, give to advantage of using manure. Manures is first of all is on organic. They do not create any bad effect on our environment as well as in our soil, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लोगे, प्लगिंग क्या है, लैवलिंग क्या है? फर्स्ट प्लगिंग की जाती है सॉइल को, so that's why our soil become airy, okay, and regain the nutrition. And leveling, it's that with the help of machineries they can level the soil. Next, explain how the soil get affected by the continuous plantation of crop in a field. Due to continuous growing of crops in a field, the soil decrease their fertility. Okay, now the soil become infertile due to this, due to the crop, we can say due to the growing of the crops. Okay, so we can say our soil can affected for this by this. ठीक है। Next, why it is necessary to reduce the moisture in freshly harvest grains before storing them in a long period. So why it is necessary to reduce moisture? अगर moisture होगा, so our food crops can be damaged easily. So that's why it's important, if before storing the crops, remove the humus from it, remove the moisture from it. Okay, dry them out in the sun. So that's why they can remove the moisture content in it. Okay. Next, explain why pesticides are harmful for the environment. As well as our environment, pesticides are harmful for the environment as well as for the human being also. They create some problems in the human beings also. Of course, they also decrease the nutritional value of the soil. That's why we can say pesticides are not good for the soil. Next, how our animals are also source of good food. Animals give us so many things like milk, meat, eggs, honey. All these things are derived from the animals. So that's why the animals are advantage for the human beings. Okay. Next, these are some hot question. Why do farmers raise seedling in nurseries? ये ट्रांसप्लांटेशन था ताकि वो वहां पे अच्छे से ग्रो कर पाए, तब उसके बाद उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हार्वेस्ट सीजन के क्रॉप्स बताने हैं, है ना। वी कैन से हार्वेस्ट सीजन के टाइम के कुछ फेस्टिवल जैसे बिहू, लोहड़ी, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल पे ही तो सेलिब्रेट किया जाता है हमारा। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. So thank you so much, my dear learners, for watching this video. Have a good, take care of yourself. Bye bye.